तो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ऐसी महत्वपूर्ण अभिलाषा के साथ आपका स्वागत अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर करता हूं। आज की महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने उल्लिखित कर रखी है क्रिया विशेषण। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, ये हमारी अपेक्षा है। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी तैयारी मेंटेन हो और आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हों और लगातार आप अपनी तैयारी को एक सुदृढ़ अवस्था में पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसी मनोकामना के साथ आपका आने वाली परीक्षाएं भी आपका इंतजार कर रही हैं। ये मान के चलें कि जिस तरीके से आपको बेसब्री से इंतजार है किसी एक परीक्षा का, जिस तरीके से आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने अंदर की सारी भड़ास निकालने के लिए कि एक परीक्षा आ जाए, तो सचमुच बहुत ही जल्दी आपके सामने एग्जाम आने वाले हैं। आप लगातार अनवरत रूप से अपनी तैयारी को कभी विराम न दें, लगातार अभ्यस्त रहें, चलते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी केयर करते रहें। तो आइए स्वागत करता हूं क्रिया विशेषण। ये लिखा हुआ हमने आपके सामने उल्लिखित कर रखा है और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अभिकारी शब्द। जाहिर सी बात है, अगर आपने लगातार मेरी क्लास का अध्ययन किया है तो कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर मैंने चर्चा ना की हो। और अगर आप लगातार देख रहे हैं, क्रमबद्ध तरीका अपनाए हुए हैं, तो बिल्कुल जैसे मैंने अभिकारी शब्द लिखा है आपके जहन में आ जाना चाहिए कि मैंने इसकी कभी चर्चा की है। जहां हमने आपको शब्द पढ़ाया हुआ है वहां हमने कहा हुआ है रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। रही बात विकारी शब्दों की, तो हमने संज्ञा पढ़ा, हमने सर्वनाम पढ़ा, हमने विशेषण पढ़ा, हमने क्रिया पढ़ा। ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं, इसका उल्लेख किया गया। और अब मैं बात करने वाला हूं अविकारी शब्दों की, जो एक महत्वपूर्ण पहल होगी। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होंगे। अविकारी शब्द चार प्रकार के होंगे। NCERT में एक और अविकारी शब्द को जोड़ा गया है। बहरहाल वो इनके प्रकार में शामिल नहीं होता है, लेकिन उसे अविकारी कहा जाता है, उस पर भी चर्चा होगी। तो इसमें मैं बात करूंगा, अभी तो उल्लिखित किया है हमने क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण। और दूसरा पार्ट हम यहां लिखेंगे संबंध बोधक, संबंध बोधक। और अगला लिखेंगे समुच्चय बोधक। और एक होगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये यानी चार, ये आपके अविकारी शब्द हैं जिनके आने वाले सीरीजों में आप क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। आप ये कह दें कि अविकारी शब्दों का जहां सिलसिला चालू हुआ है अविकारी शब्द, और मैं अगर इस बात को इस तरीके से उल्लिखित करना चाहूं तो आप और भी आसानी से इस बात को जान सकते हैं कि ये पार्ट 1 है। अविकारी शब्दों का पार्ट 1, अविकारी शब्द का पार्ट 1 कौन सा होगा? तो ये होगा। पार्ट 1 में आप पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण, पार्ट 2 में अन्य चीजें। तो ये मान के चलें कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हर वो बातें अध्ययन कर रहे हैं, हर चीज़ों को मैं आपके पास इसी तरीके से शेयर कर रहा हूँ। और आप अगर क्रमबद्ध तरीका अपना लें, पीछे जाकर के, बैग जाकर के आप अपने सीरीज को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहें, आप हिंदी का जो सीरीज बना हुआ है उसको खोल करके, ओपन करके आप क्रमबद्ध तरीके से पूरा सीरीज देख लें। और अगर ऐसा कर लेते हैं आप और एक नोटबुक अपना लें तो पूरी तरीके से आप अभ्यस्त हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, मान के चलें। अगली बात मैं करूं तो जहां मैंने क्रिया विशेषण की बात की है, संबंध बोधक की बात की, समुच्चय बोधक की बात की, विस्मयाद बोधक की बात की, और हमने कहा NCERT में एक और जोड़ा गया, लेकिन वो इसके प्रकार में शामिल नहीं होगा जब भी कभी पूछ लिया जाए तो। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि अविकारी शब्द कितने प्रकार का होता है, विकल्प हो आपके पास 1, 3, 5, 6, तो मैंने कसम नहीं खाई है कि आपको 4 ही लगाना है, क्योंकि 4 विकल्प में नहीं है, इसलिए मैं सारा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। उस जगह आप क्या करेंगे, जब विकल्प में 4 नहीं होगा तो आप 5वें का इस्तेमाल करिएगा। यानी इस NCERT में दिए गए इस 5वें अविकारी शब्द जिसे हम लोग निपात कहते हैं, इनका प्रयोग करिएगा। क्लियर है? मैंने उस महत्वपूर्ण बात को भी आपके सामने इंगित कर दिया कि 5वां कौन है और जवाब हमें कब इसे देना है।
आभिकारी शब्द कितने प्रकार के? 2, 4, 5, 6, तो हमेशा उत्तर हमारा 4 होगा। वैकल्पिक व्यवस्था 4 की ना होने पर हम 5 की तरफ अपना रुख कर लेंगे। क्लियर है बात? हमें कब रुख करना है कब नहीं करना है इस बात से भी भली भांति आप परिचित हो चुके होंगे। अब तो हम लोग एक रूपरेखा बना चुके। आइए अब समझते हैं आभिकारी शब्द के पहले सीरीज में पहले पार्ट का पहला हिस्सा, जिसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। आप इसके नीचे एक और बात लिखी देख रहे होंगे, अव्यय लिखा है ना। यहां समझना ये सारी बातें जो आभिकारी शब्द हैं सबके सब अव्यय हैं, यहाँ कोई डाउट आपको होना ही नहीं है, इसलिए मैंने इसके नीचे भी अव्यय लिख दिया। तो आप एक साथ दो बातें सीख रहे हैं मान के चलना। कोई आपसे अव्यय कह दे तब भी आप समझ जाइएगा, कोई अगर आपसे आभिकारी शब्द कहे फिर भी आप समझने का प्रयास करिएगा कि बात आदमी एक ही कर रहा है। अब जरा ध्यान दें, क्रिया विशेषण एक प्रकार का अव्यय है और आभिकारी शब्द किसे कहते हैं और वो इसके प्रकार में क्यों शामिल है? क्योंकि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। यानी अब ये बात आप समझें, इन्हें हम लोग आभिकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान दें, इनके अंदर आप कोई परिवर्तन ही नहीं कर पाओगे। काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। यानी ये आभिकारी शब्द हैं, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर इनके अंदर कोई परिवर्तन ही होने वाला नहीं है। क्लियर है बात? इसीलिए तो इन्हें आभिकारी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अब से ये पहचान हुई और भी आसान, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे, कोई एग्जामिनर किसी भी परीक्षा में जब ऐसे प्रश्नों के साथ मुखातिब होगा तो हमारा दायित्व तो आसानी से यह बन जाएगा कि हमें केवल यह चेक कर लेना है जिसके अंदर लिंग के आधार पर परिवर्तन ना हो, जिसके अंदर काल के आधार पर परिवर्तन ना हो, जिसके अंदर कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो और जिसके अंदर ना ही वचन के आधार पर परिवर्तन हो, तो आराम से हम उस संबंधित शब्द को आभिकारी कह देंगे, अव्यय मान लेंगे। क्लियर है बात? यहां तक की बातें अगर स्पष्ट हैं तो एक उदाहरण के माध्यम से भी आप इस बात को जान सकते हैं। जैसे अगर लिखा गया कुछ, कुछ, थोड़ा, थोड़ी, ऐसा होता है। लेकिन आप जरा ध्यान दें, मैं आपसे अगर ये कह दूं कि ही लिख दिया गया है और ही में क्या आप लिंग परिवर्तन कर पाएंगे? क्या ये ही किसी पुरुष के साथ दूसरा व्यवहार करेगा, यानी दूसरे रूप में आएगा, और महिला जब इसे प्रयोग में लेगी तो क्या दूसरे रूप में आएगा? जैसे मेरे कहने का मतलब, मैं ही को किसी भी स्थान पर बदल नहीं सकता हूं। जैसे कहीं लिखा गया है धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर धीरे धीरे में कोई परिवर्तन लिंग के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे कभी धीरे धीरे नहीं लिखा जाएगा, है ना। धीरे धीरे कभी धीरे धीरे लिखकर नहीं आएगा। तो ये बात तो क्लियर है, यह स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि इस पर चर्चा हो चुकी है। यहां केवल इतना ध्यान देना है कि ऐसे शब्द जिनका ये लिंग परिवर्तन ना हो, यानी धीरे का धीरे नहीं किया जा सकता है, जिसमें कोई काल का कोई बहुत बड़ा योगदान ना हो, हमारी बातें आप समझ रहे हैं, जिसमें काल का कोई योगदान ना हो, जिसमें वचन का कोई योगदान ना, जिसमें कारक का कोई योगदान ना हो, हम उसे आभिकारी शब्द की श्रेणी में रख लेंगे। यहां तक की बातें स्पष्ट है। तो हम लोग अब अपनी टॉपिक से मुखातिब हो जाते हैं, जो हमने उल्लेखित कर रखा है। ये तो इसकी पृष्ठभूमि थी कि यानी इसका जन्म कहां से है, क्यों हमें इस बात को पढ़ना है, ये यहां से है। क्लियर? और अब हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में समझें। क्रिया विशेषण का मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? और जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो सचमुच अव्यय कहलाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यही बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अब मैं मान के चलूं क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान दें, जैसे अभी मैंने लिखा है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। हम आपसे कह दें कम बोलना, कम बोलना,
और अभी हमने आपसे कहा भला करना, बुरा किसी का ना करना, ये सारी बातें। तो जैसे करना क्या है आपको, भला, भला करना आपको करना क्या नहीं है, बुरा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा खाना है, ज़्यादा पीना है, देखिएगा, थोड़ा खाना है और आपको ज़्यादा पीना है। तो आप जरा ध्यान दें, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना यह चाह रहा हूँ कि चलना कैसे है, धीरे धीरे, बोलना कैसे है, कितना है तो कम, करना कैसे है तो भला, खाना क्या है तो थोड़ा, पीना कितना है तो ज़्यादा। इसका मतलब हम लोग ये बात जान पा रहे हैं कि हमारी क्रिया कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसी क्रियाकलाप हम करें, यही तो क्रिया विशेषण है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम उस कार्य को कितना बेहतर कर पाते हैं, वो हमारा उसका विशेषण है। किसी कार्य को हम कर रहे हैं, उस कार्य को हम कितना खराब कर देते हैं, यह भी तो हमारा विशेषण है। तो अच्छा हो या बुरा हो, परंतु अगर वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो हम उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। यहां तक अब आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिया विशेषण का मतलब वो क्रिया की विशेषता बताए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कह दिया काला कुत्ता, काला कुत्ता दौड़ रहा है। अब आप समझना, दौड़ने की विशेषता कोई है क्या यहाँ पे? नहीं ना, जो भी विशेषता है वो तो कुत्ते की है। जब संज्ञा की विशेषता होगी तब तो वो विशेषण कहा जाएगा, यानी हम इन्हें केवल विशेषण मात्र कहेंगे, और जब ये क्रिया की विशेषता बताएंगे तो ही हम इन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक की बातें अगर स्पष्ट हो चुकी हैं, मैं मान के चलता हूं कि आप भली भांति ये बातें जान पा रहे हैं। तो जब भी कभी आपसे विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर दिखे तो आप ऐसे ही पकड़ लेना, विशेषण क्या होगा और क्रिया विशेषण क्या होगा। मैंने आपके सामने दोनों उदाहरण उल्लिखित कर रखे हैं। ये सारे उदाहरण क्रिया विशेषण के, और ये जो हमने लिखा है वो किसका उदाहरण है? विशेषण का, है ना। विशेषण का मतलब संज्ञा सर्वनाम की कोई विशेषता बता रहा है वो विशेषण कहलाएगा। जब कोई क्रिया की ही विशेषता बताएगा तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्लियर है ये बात? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। अब हम मान के चलें कि आप सारी बातों को भली भांति समझ पा रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, क्रिया की जो विशेषता बताएगा वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। आपके सामने उदाहरण उल्लिखित कर रखा हूं मैं। अब मैं बात करूंगा, क्रिया विशेषता बताने वाले शब्द 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो क्रिया का विशेषण है वो 4 प्रकार का होता है। और उन चारों प्रकारों में पहला प्रकार हम आपके सामने उल्लिखित कर रहे हैं। पहला है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? यह पहला प्रकार है। रीति का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, रीति का मतलब होता है व्यवहार, तरीका, ढंग। रीति का मतलब व्यवहार, तरीका, ढंग। जैसे आपने कह दिया कि हम बड़े सहज स्वभाव से काम करते हैं, वह बहुत मंद मंद मुस्काता है। आपने किसी को कह दिया वो बहुत ही सरस विचारों का आदमी है, ये उसका व्यवहार है, ये उसका तरीका है। आपने किसी व्यक्ति को कह दिया कि ये बहुत ही मृदुल पढ़ाते हैं, बहुत नम्र वेग से या बहुत ही सहजता से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये उसका तरीका है, ये उसका ढंग है। सारी बात समझ में ना। तो रीति का मतलब व्यवहार, रीति का मतलब व्यवहार, रीति का मतलब तरीका, रीति का मतलब ढंग। तो ध्यान देना, जब कोई क्रिया, यही स्टार बातें अपने मस्तिष्क में जगा दें, जब कोई क्रिया व्यवहार से जानी जाए, जब कोई क्रिया तरीके से जानी जाए, जब कोई क्रिया ढंग से पहचानी जाए। इसका मतलब यह हुआ, ऐसा कोई शब्द जो क्रिया का व्यवहार बताने लगे, ऐसा कोई शब्द आए जो क्रिया के तरीके को बताए, ऐसा कोई शब्द आए जो क्रिया के ढंग की बात करे, तो ऐसे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। होगी बात क्लियर? यानी ऐसे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर आपने कहा वह धीरे धीरे चलती है, वह धीरे धीरे चलती है, इसका मतलब हुआ कैसे चलती है? वो धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे। ये उसका तरीका है ना,
उसका तरीका ही तो है, इसका मतलब रीतिवाचक हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया वह जल्दी जल्दी खाता है, वह जल्दी जल्दी खाता है, आप बताना ये इसके खाने का तरीका है कि नहीं? ये तो कुछ करना ही नहीं। मेरे हिसाब से बहुत ही केवल मैंने इन शब्दों को लिखा और मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने ये मेरा चैनल देख रहे तमाम वो स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी को एक निश्चित आयाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उन्हें ये भली भांति अब ये बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, और ये जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तरीका है ना। आप सोचना स्टार बातें वो उदाहरणों के साथ मैं शामिल रहता हूं हमेशा जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अपने इन सीरीज पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि आप देखना आपके नोटबुक से मेरे दिए गए उल्लिखित उदाहरण से हूबहू आपके परीक्षा सेट में आएगा। ये बात मान के चलें आप जरा ध्यान देना, ये स्टार वाली बात मैं ये इसलिए कर रहा हूं, लिखा जाएगा वह अचानक आ गई, वह अचानक आ गई, यानी आई कैसे है? अचानक। ये भी उसका ढंग है, ये भी उसके व्यवहार में शामिल है। अगर आप उसके ढंग को ना समझें तो व्यवहार में शामिल करें उसे, इसलिए मैंने आपसे कहा है अचानक आ गई, तो इसलिए स्टार लगा दिया, क्योंकि यहां आप फंस सकते थे, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल रीतिवाचक में शामिल होते हैं, इसलिए मैंने इसे स्टार लगा करके संबोधित किया है। स्टार इसलिए लगाया है कि जिससे आप जान पाए। जैसे मैंने आपसे कह दिया वह अचानक सो गई, वह अचानक सो गई, इसका मतलब यह हुआ कि उसका सोना कैसे हुआ है? अचानक हुआ है। ये उसके व्यवहार में शामिल है, उसके व्यवहार में शामिल है, वो अचानक सो गई। जबकि आपको इससे थोड़ा सा हट करके लग रहा होगा, इसीलिए मैंने यहां स्टार बनाया है कि ये जो हटी हुई चीजें होती है ना, जो हमारे दिमाग को थोड़ा सा प्रेस करने लगती है कि नहीं भाई यहां तो आप गलत हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जामिनर जरूर हमसे पूछ लेते हैं। इस बात को बहुत बखूबी ध्यान दें, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगा के संबोधित किया। इसके रंग को बदला, इसके तरीके को हमने भी बदला, और सच में ये तरीका ही है, इसीलिए हमने इसे इस रीतिवाचक में जगह दी है। क्लियर है? यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? और भी बात होगी, जैसे यहाँ एक उदाहरण मैं और आपके सामने उल्लिखित करूं। मैंने कह दिया वह भली भांति जानता है, वह भली भांति जानता है। यहां देखना जो भली भांति लिखा हुआ है वह भी इसी रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। इस बात को भी नोट करें और यह भी मान लें, यहां भी स्टार लगाएं। क्योंकि यहां उदाहरण देना, यहां आप जान चुके हैं वह धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे खाता है, वो जल्दी जल्दी पढ़ता है, वो जल्दी जल्दी सोता है, तो बहुत से उदाहरणों को करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब हमें अपना समय यहां से बचाना है, क्योंकि हमारा काम यहां से हो गया। आपने हमें एक रूपरेखा दे दी और हम इसी मार्ग पर दौड़ेंगे अब, क्योंकि आपने हमें कह दिया कि हम व्यवहार से पहचाने जाएंगे, हम तरीके से पहचाने जाएंगे, हम ढंग से पहचाने जाएंगे। इतना ध्यान रखना कि हम क्रिया की बात कर रहे हों, इतना ध्यान रखना कि हम क्रिया की विशेषता बता रहे हों, ना कि किसी संज्ञा, ना कि किसी सर्वनाम की। बस इतना काम करते रहना। अब जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ 2 स्टार लगाया है, ऐसे तमाम मैंने सीरीजों में स्टार की बात की है, और जहां मैंने स्टार लगाया है ये मान के चलना वो थोड़े से हट करके होते हैं, और जो थोड़े से हट करके होते हैं ना वो हट करके हमारे एग्जाम में चले आते हैं। इसलिए हमें इन्हीं हटे हुए प्रश्नों को हट तरीके से, यानी जबरदस्ती इन्हें अपना लेना है। अपनाने का मतलब ये हुआ इस पर जोर देना है और इन स्टारों को अपने दिमाग में सहेज लेना है। चलिए ठीक है, आपकी परेशानी को ज़्यादा ना बढ़ाएं। आप बहुत ही मुखातिब होते हैं ट्रिक से, तो मैं ऐसी जगह ही ट्रिक रखता हूं जहां 100% आप लगभग कारगर साबित हो जाए। ऐसी जगह आपको रीतिवाचक अगर पहचानना है तो हमेशा आप ध्यान देना, आप यहां पर क्रिया से कैसे या कैसी जैसे प्रश्न करिएगा। कैसे या कैसी जैसे प्रश्नों का जो उत्तर होगा ये आपका ट्रिक है। ये आपका क्या है? ट्रिक है। वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। वह धीरे धीरे पढ़ती है, कैसे पढ़ती है? धीरे धीरे पढ़ती है ना। अगली बात देखें, वह जल्दी जल्दी खाता है, कैसे खाता है? जल्दी जल्दी खाता है ना। वह अचानक आ गई, कैसे आ गई? अचानक आ गई।
वह भली भांति जानता है। कैसे जानता है? तो भली भांति जानता है। हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये सारे उत्तर इसी कैसे में शामिल थे, अतः हमने इसे रीतिवाचक बता दिया। एक बात और ध्यान देना, जब मैंने शुरुआत किया है इस सीरीज का, जब मैंने प्रारंभ किया आपके इस वीडियो का, तो आपको मैंने ये कहा कि आपसे मैंने बोला कि इनका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप जरा बताना, सिद्ध कर दूं मैं। अगर मैंने इस वाह को हटा दिया, मान लो यहां मैंने रीमा लिख दिया, रीमा धीरे धीरे चलती है, क्या धीरे धीरे में कोई परिवर्तन है? नहीं। आप कहोगे सर इसे जेंस बनाइए अब, तो मैंने रीमा को मोहन कर दिया, मोहन धीरे धीरे चलता है, क्रिया परिवर्तित होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया परिवर्तित होती है, इसीलिए क्रिया को विकारी शब्द माना जाता है। इसीलिए क्रिया को विकारी शब्द माना जाता है। विकारी शब्द कितने प्रकार के? 4 संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। 4 है ना, क्योंकि उनमें परिवर्तन होता है, ना कि क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण में ये जैसे के तैसे ऐसे ही लिखी रहेगी, चाहे वहां पर आप जेंट्स लाइए, चाहे वहां पर आप स्त्री लाइए। क्लियर है ना? यानी मेल फीमेल का इस पर कोई असर नहीं होगा ना। तो यहां से तो हम आराम से इस बात को जान सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको इतनी बातें बेहतर ढंग से बता पाया हूं मैं, और आप इसे समझ भी पाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब महत्वपूर्ण बात करूंगा, जहां हम लोगों ने रीतिवाचक की बात कर ली, अभी हमने बात किया रीतिवाचक का। तो रीतिवाचक में हमने आपसे बात की कि व्यवहार का, ढंग का, तरीके का पहचान कैसे करेंगे, कैसे लगाकर। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, बस इतनी बात ध्यान हमेशा देते रहिएगा बस, कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर है। बस इतनी बातें, और दोनों अंतरों को मैंने भी आपको बताने का प्रयास कर ही लिया है। और अब हम बात करेंगे स्थानवाचक विशेषण की। स्थानवाचक विशेषण यानी ये इसका दूसरा प्रकार है। हमने बात किया है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। यानी ये पहला हो गया, ये अब उसका दूसरा हो गया। आप हमेशा इस डाउट में ना रहें, इसलिए मैं बता ही दूं कि रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, यानी इसका जो तीसरा प्रकार होगा वो होगा कालवाचक, और इसका जो चौथा प्रकार होगा वो होगा परिमाणवाचक। हमें अभी इनका भी अध्ययन करना है, और हम किसी भी सीरीज को बहुत ही तेजी से पढ़ा सकते हैं। मैं चाहता तो इस सीरीज को 15 मिनट के अंदर मैं आपको संपूर्ण समापन दे सकता था, लेकिन नहीं। ऐसा कर लेने से आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएंगे, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए आप किसी भी चीज को सहजता से लें। बार बार थोड़ा करना है हमें, एक बार करना है ना। एक बार हमें इन चीजों को पूरा विस्तृत पढ़ना है, फिर मैं इसी प्लेटफॉर्म से, आपसे वादा है हमारा, फिर मैं इसी प्लेटफॉर्म से, इसी यूट्यूब चैनल पर इन्हीं का, जिनका मैं आपको 50 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे की क्लासें दे रहा हूं, इन्हीं को मैं 20 मिनट, 25 मिनट में आपके सामने प्रेषित करूंगा। फिर आप देखिएगा उसका और इसका, जब आप दोनों तैयारी करके आएंगे तो आपको एक रिवीजन करने का मिलेगा, और उससे आपको लगेगा कि हम तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप पहले विस्तृत पढ़ें। अब जरा ध्यान दें, तो जहां रीतिवाचक की बात हो गई है, अब मैं बात करने वाला हूं स्थानवाचक विशेषण की। स्थानवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जहां पर क्रिया की स्थिति बताई जाएगी, जहां पर यह बताया जाएगा कि क्रिया किस जगह संपन्न हो रही है, क्रिया किस जगह संपन्न होना चाह रही है। जहां यह बताया जाएगा क्रिया किस जगह संपन्न हो रही, क्रिया किस जगह संपन्न होना चाह रही है, उसे हम स्थानवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, क्रिया की स्थिति जहां बताई जाएगी, क्रिया की स्थिति जहां बताई जाएगी, वो उसका स्थानवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जहां स्थिति बताई जाएगी वो उसका स्थानवाचक विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के साथ आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया वह आगे आगे दौड़ रही है, तो कहां दौड़ रही है? आगे आगे। स्थिति है ना, वह मेरे पीछे पीछे आ रही है। कहां आ रही है? पीछे पीछे। इसका मतलब स्थिति बता रहा हूं ना, वो मेरे ऊपर बैठी है। कहां? ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी वाक्य आपको मिल रहे हैं, जैसे मैंने कहा वह आगे आगे दौड़ रही है, वह आगे आगे दौड़ रही है। अगली बात,
वह मेरे पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे आ रही है, वह मेरे पीछे पीछे आ रही है। ठीक है, वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। अगली बात देखें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा वह ऊपर बैठी है, वह ऊपर बैठी है। अगली बात देखिए, आप नीचे बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं। इस तरीके से आप, वो ऊपर बैठी है, वह आगे आगे दौड़ रहा है, वो नीचे बैठी है। इस तरीके के जो भी प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे, जैसे मैंने कह दिया वह मेरे दाएं बैठा है, वह मेरे दाएं बैठा है, आप समझ सकते हैं वह मेरे बाएं बैठा है। ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने लिखे जा सकते हैं और आप भी इस बात को समझ सकते हैं, वह मेरे बाएं बैठा है। आप जरा ध्यान देना, ये अपने आप आपको ये बता रहे हैं ना कि मेरी स्थिति की बात हो रही, बस मेरे नाम को स्थानवाचक कहा जा रहा है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें अपने दिमाग में कैलकुलेट क्या करना है, किस चीज को समाहित करना है। समाहित यह करना है कि जो स्थिति है वही स्थान है, जो स्थिति है वही स्थान है। जैसे वह आगे आगे दौड़ रही, वो मेरे पीछे पीछे आ रही, वो ऊपर बैठी, वो नीचे बैठी, वो मेरे दाएं बैठा, वो मेरे बाएं बैठा है। ये जो लिखा हुआ है वाकई में यह स्थिति है, इसीलिए हम लोग इसे स्थानवाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर है बात? और इसकी पहचान आप ट्रिक से बहुत मोह करते हैं, तो इसका भी ट्रिक मैं आपको बता ही देता हूं। आप लगाइए कहां, आप लगाइए कहां, क्रिया के पास जाइए और क्रिया से एक प्रश्न करिए कहां। उत्तर स्वरूप जो मिलेगा वह स्थानवाचक विशेषण होगा। जैसे वह आगे आगे दौड़ रही है, आप कहिए कहां दौड़ रही है, उत्तर स्वरूप आपको मिला आगे आगे। वह मेरे पीछे पीछे आ रही है, आप कहिए कहां आ रही है, तो आपको उत्तर स्वरूप मिल जाएगा पीछे पीछे। वह ऊपर बैठी है, कहां बैठी है, ऊपर। कहां बैठे हैं, नीचे। कहां बैठा है, दाएं। कहां बैठा है, बाएं। लीजिए, ये तो और आसानी हो गया। लेकिन आप सोच रहे हो सर इतना ही बता के आपको छोड़ देना चाहिए था। नहीं, इतना बता के क्यों छोड़ दूंगा मैं आपको, मैं आपको छोड़ने वाला थोड़ा हूं। ये तो मैंने ये कह दिया कि आप यहां से ये बात जान पाएंगे कि ये स्थानवाचक के अंतर्गत आ रहे हैं। ये एक सामान्य तरीका है जिसके माध्यम से हम इनको जान पाएंगे, पकड़ पाएंगे। लेकिन यहां छोड़ देने पर मेरे स्टार वाली बातों से आप वंचित रह जाएंगे, इसीलिए तो अब स्टार लगवाऊंगा। और जहां जहां मैंने स्टार लगवाया है आपसे, वो महत्वपूर्ण बातें कैसे हो पाएंगी, वो ट्रिक पर थोड़ा समाहित हो पाएंगी, इसलिए इन्हें अलग से जानना है। अब ध्यान देना, लिखा जाएगा वह नीचे की तरफ बैठी है, नीचे की तरफ बैठी है। एक वाक्य तो ये आएगा। एक दूसरा वाक्य मैं और लिख रहा हूं, वह लिखा जाएगा वह मेरे घर के ऊपर बैठा है, वह मेरे घर के ऊपर बैठा है। अब मैं आपको वो 420 वोल्ट वाला शॉक देने वाला हूं, अजीब सा। और वो कैसा होगा देखना, वह नीचे की तरफ बैठी है और फिर वह मेरे घर के ऊपर बैठा है। एक वाक्य मैं और लिख देता हूं, और वो ये लिख देता हूं यहीं से, वो मेरे पीछे बैठा है, वह मेरे पीछे बैठा है। इस तरीके से वह मेरे पीछे बैठा है। अब जरा ध्यान देना, मैंने ये जो वाक्य आपके सामने लिखा है, अब यहां मैं लिखने वाला हूं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहां देखिए, वो जो मेरे पीछे बैठा है, यहां भी मैं लिखने वाला हूं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन यहां ऐसा नहीं करने वाला हूं, यहां मैं लिखने वाला हूं संबंधवाचक, संबंधवाचक अव्यय या संबंधवाचक आभिकारी शब्द। क्रिया विशेषण लिखा ना आपने, देखा ना क्रिया विशेषण आपने, तो वहां देखिएगा एक क्रिया विशेषण था, एक संबंध बोधक अव्यय था,
एक विस्मयात था, एक है ना, इस तरीके का 4 पार्ट हमने लिखा ना अधिकारी शब्द का। तो जो 4 पार्टों में एक संबंध भी था, तो ये क्रिया विशेषण नहीं है, इस बात को ध्यान देना। यह संबंध बोधक अव्यय है। कैसा है? संबंध बोधक अव्यय है। यहां तरीका चेंज हुआ। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, जबकि हर जगह वही बात है। इसलिए मैंने कहा ना कि हम अगर ट्रिक से ही पढ़ेंगे तो हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा एक बार आप विस्तार लीजिए, इसके बाद आप सहजता से स्वीकार कर लेंगे कि हर छोटी चीजों को कैसे पढ़ा जाएगा, है कि नहीं। फिर आप यहां समझें, मैंने इसे इस तरीके का क्यों उत्तर दिया हमने यहां पे। आप ध्यान देना, जब कहीं लिखा रहेगा जैसे कमल के ऊपर भौरा, कमल के ऊपर भौरा, वैसे फूल के ऊपर भौरा ज्यादा बढ़िया था, लेकिन चलो कमल के ऊपर भौरा लिख दिया। कमल भी एक प्रकार का फूल ही है। कमल के ऊपर भौरा, जब एक संज्ञा के ऊपर दूसरी संज्ञा आएगी, ठीक है, क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप दूसरी बात को भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी आप क्रिया विशेषण ही पढ़ रहे हैं, आप दूसरे के घर में भी प्रवेश कर चुके हैं। इस सीरीज के माध्यम से आप संबंध बोधक अव्यय को भी पहचान लेने वाले हैं। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। जब संज्ञा के ऊपर संज्ञा आ जाए या सर्वनाम के ऊपर सर्वनाम आ जाए, ये तो मुश्किल रहता है इसे सेंटेंस बनाने, लेकिन फिर भी मान लो कोई आ ही जाए, जैसे आपके ऊपर आप, है ना, मेरे ऊपर वो, इस तरीके का सेंटेंस मान लो बना ही ले हम लोग, ऐसी बात नहीं है। तो संज्ञा के ऊपर संज्ञा, सर्वनाम के ऊपर सर्वनाम, यानी इसके बीच में अगर ये ऊपर नीचे पीछे आगे जो कुछ भी, जो क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कभी बोध कराता था, ऐसी अवस्था में यह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। इस बात को ध्यान देना। संबंध बोधक अव्यय आगे आपको और भी बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया जाएगा। अभी फिलहाल ये अंतर आपके सामने दे रहा हूं कि कहां आपको इसे संबंध बोधक अव्यय कहना है और कहां आपको इसे संबंध बोधक अव्यय नहीं कहना है। स्पष्ट होगी बातें हमारी। तो हमने इस बात को आपके सामने शेयर किया। आप जरा ध्यान देना, इसको कैसे पहचानोगे। एक महत्वपूर्ण बातें आपके सामने मैं इंगित कर दे रहा हूं कि देखना, वह मेरे घर के ऊपर बैठा है, यहां देखिए वो मेरे पीछे बैठा है। घर के ऊपर, घर के ऊपर का मतलब एक संज्ञा पर दूसरी संज्ञा, है ना, एक संज्ञा पर दूसरी संज्ञा है। इसका मतलब ये हुआ ये संबंध बोधक है। आप जरा ध्यान देना, वो नीचे की तरफ बैठी है, तो क्या वो किसी संज्ञा पर है क्या? नहीं ना, वो नीचे की तरफ बैठी है, इसका मतलब हम उसे इशारा कर रहे हैं नीचे तरफ बैठी है। मैंने कह दिया वो मेरे पीछे बैठा है, तो संज्ञा पर संज्ञा की बात तो नहीं हो रही ना, लेकिन वह मेरे ऊपर बैठा है। अब लो, संज्ञा पर संज्ञा है, इसका मतलब हुआ अब हम इसे संबंध बोधक अव्यय में ले जाएंगे। यहां एक बात आप ध्यान देना, जैसे इनके बाद, जैसे नीचे की, नीचे की, पीछे की, ऊपर की, ऊपर की, यानी अगर इसके बाद है की, बाद में है ना, ध्यान देना, अगर इनके बाद है का और की या के, जो भी हैं, इनके बाद हैं अगर, तो आप इन्हें यहीं स्थान दीजिएगा, क्रिया विशेषण कहिएगा, क्रिया विशेषण कहिएगा। और वो भी कौन सी क्रिया विशेषण? स्थानवाचक। क्लियर? यानी तब आप इसे यहीं जगह दीजिएगा, यहां से इसको हटाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन अगर यही आगे आ जाए, जैसे लिखा जाए के तरफ या की तरफ, की तरफ, के नीचे, के ऊपर, लीजिए और सहज कर रहा हूं मैं उस कठिन बातों को जिसको मैंने समझा दिया। ये इसलिए समझा दिया क्योंकि समझी हुई चीजें दिमाग में, जहन में बन जाती हैं। बहरहाल अगर आप थोड़े बहुत भी आप वंचित रह गए हैं इस चीज को ग्रहण करने में, तो अब तो ग्रहण कर लोगे ना। वो इस तरीके से कर लो कि अगर इसके बाद का की के मिलेगा, यानी इसी पीछे आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं के बाद का की के मिले, तो पक्की बात है वो स्थानवाचक विशेषण में ही रहेगा। ये तो रहेंगे ही रहेंगे, यहां तो कोई डाउट नहीं था पकड़ने में। समस्या तब आई जब कुछ स्टार प्रश्न हमारे सामने आ गए और वो परसर्ग सहित आ गए।
जब परसर्ग पीछे होंगे, इन्हीं क्रिया विशेषणों के पीछे अगर परसर्ग हैं, यानी आगे, अगर आगे का मतलब समझना उस तरफ, यानी दाएं तरफ, ये चीज मान के चलो। जैसे मैंने लिखा हुआ है, अगर इधर परसर्ग हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। देखना मैंने लिख दिया है, तो हम इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अगर इनके पहले ही यानी बाएं परसर्ग लगा हुआ है, परसर्ग लगा होना चाहिए तब की बात हो रही है, परसर्ग लगा हुआ है तो हम इन्हें संबंध बोधक कहेंगे। क्या कहेंगे, संबंध बोधक कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अगर पहले लगा हुआ है तो हम इन्हें संबंध बोधक अव्यय कह लेंगे। दोनों बातें अपनी कॉपी पर नोट करें, तो हम इन्हें संबंध बोधक कहेंगे, और अगर इधर लगा हुआ है तो हम इन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो हम इन्हें स्थानवाचक ही कहेंगे। क्लियर है ना? और हम इन्हें क्रिया विशेषण ही मानेंगे। परंतु एक बात और ध्यान देना, जैसे मैंने यहां लिखा था अभी, देखना यहां लिखा है ना, संज्ञा के ऊपर संज्ञा, देखना ये चीज लिखा है ना, संज्ञा के ऊपर संज्ञा, सर्वनाम के ऊपर सर्वनाम हो, ऐसी दशा में भी यह संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में ही आएगा। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं? कोई समस्या मैं मान के चलता हूं अब आपको यहां से नहीं होने वाली है, क्योंकि आप भली बात इस बात को जान पा रहे हैं। तो हमने बात की आज की कक्षा में, आज के प्रारंभ में हमने आपसे शेयर किया कि हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आविकारी शब्द। आविकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के, जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। संबंधित उदाहरण आपके सामने पेश किया जा चुका है। आप किसी को भी चाहे पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल करें या स्त्री के साथ इसका प्रयोग करें, प्रयोग में लाएं, तो इनके अंदर कोई परिवर्तन संभव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यह क्या माने जाते हैं, आविकारी शब्द माने जाते हैं। आविकारी शब्दों में एक भाग है क्रिया विशेषण का, एक भाग है संबंध बोधक का, एक भाग है समुच्चय बोधक का, एक भाग है विस्मयादि बोधक का। हमें इनका क्रमबद्ध सीरीज मिलने वाला है, जिसमें हम आपसे क्रिया विशेषण जैसी महत्वपूर्ण सीरीज से जुड़ चुके हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने रीतिवाचक के बारे में जान लिया। रीतिवाचक के बारे में जाना हमने कि जहाँ व्यवहार ढंग और तरीके की बात आए, जहाँ हम इसकी पहचान कैसा और कैसी करके लगा लें। जहाँ हमने बात की स्थानवाचक का, यहाँ मैंने आपको स्टार बात बताया कि कहाँ लगा लीजिए, परंतु दोनों ही प्रकारों में हमने स्टार बातें भी आपके साथ शेयर की। स्टार बातों का मतलब यह तो पहचानना आसान था, इन बातों को जानना और भी जरूरी था, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठाएगा और यही बातें आपके सामने उल्लिखित कर देगा। तो यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार, और ये महत्वपूर्ण स्टार इधर भी, और ये महत्वपूर्ण स्टार यहाँ भी, और एक महत्वपूर्ण स्टार यहाँ भी। तो स्टारों की क्लास स्टार बच्चों के साथ ये हमने शेयर की। और मैं मान के चलूँ कि बहुत ही लंबी क्लास ना हो, किसी भी कंटेंट को बहुत बड़ा करने का आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि आप थोड़े माध्यम में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और हम आपसे मुखातिब बार बार हो रहे हैं। ऐसा है नहीं कि आपको सीरीज क्रमबद्ध तरीके से नहीं मिल पा रही है, आपको क्रमबद्ध तरीका ही दिया जाएगा। शेष अवशेष यानी इस क्रिया विशेषण का बहुत बड़ा पार्ट आप अछूता नहीं है, ये मान के चलें, बहुत बड़ा पार्ट अब अछूता नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सारी बातें बेहतर ढंग से बताने में मैं सफल हो पाया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मान के चलूं कि आपको कंटेंट बेहतर ढंग से मैं दे पा रहा हूं और आपको सारी बातें भली भांति अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे हैं। आपको हमारे साथ जुड़ करके अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे तो आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है और मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आपका आभार बार बार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपको अगर ये कंटेंट हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट भी करते रहें, मोटिवेट करते रहें, कुछ बातें शेयर करते रहें, कुछ बातें उल्लिखित करते रहें, कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने चैनल को बताते रहें, सुझाव देते रहें। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।